हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक हिंदी परीक्षा 2022। पिछले सत्र में हमने हिंदी के पाठ्यक्रम को समझा जाना। आज के सत्र से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस। तो जो पहली इकाई है उस इकाई के संदर्भ में कौन कौन सी बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप में जो पहला बिंदु है वो देखा था, तो वो क्या था? हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव या उत्पत्ति कैसे हुई उस विषय में चर्चा करेंगे। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने से पहले जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं रही हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, किस भौगोलिक क्षेत्र से हुई है, तो उन सब के विषय में हमें जानकारी लेना आवश्यक है। तो बढ़ते हैं अपनी आगे क्लास में। तो संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है, ठीक है। हालांकि वो मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो अभी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसे मुँह जुबानी में बता दे रही हूँ। तो संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन दो प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है, जिसमें हमारा जो पहला आकृति मूलक वर्गीकरण, ठीक है। इसका आधार क्या होता है? इसमें वाक्य रचना और रूप रचना के आधार पर क्या भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, जिसे रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण या व्याकरणिक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा आता है हमारा क्या? पारिवारिक वर्गीकरण। तो इसका क्या आधार है? इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार पर इसमें भाषाएं विभाजित की जाती हैं, ठीक है। इसे वंशात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण या कुलात्मक वर्गीकरण या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने सामान्य परिचय दिया है किसका? भाषाओं के वर्गीकरण का, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण है कि भाषाओं का वर्गीकरण कैसे होता है, कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण है तो निर्विवादित रूप से भाषा के 4 भौगोलिक क्षेत्र बांटे गए, ठीक। 4 भौगोलिक क्षेत्र बांटे गए, जिसमें हमारा पहला क्या आएगा? यूरेशिया, दूसरा आएगा हमारा अफ्रीका भूखंड, और तीसरा आएगा प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा है हमारा अमेरिका भूखंड। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यूरेशिया की, तो यूरेशिया यूरोप और एशिया, ठीक है, से मिलकर बना है। इसमें हम यूरोप के और एशिया के दोनों परिवार के भाषा परिवारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें भाषा परिवार आता है, तो इसमें हमारा पहला भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार। दूसरे नंबर की बात करें तो द्रविड़ परिवार, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है काकेसी परिवार। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा आता है ब्रूशस्की परिवार। इसी के अंतर्गत हमारा चीनी परिवार भी इस यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके बाद उराल अल्ताई, जापान कोरियाई परिवार, अति उत्तरी या हाइपशबूरी परिवार, भाष्क परिवार, सामी हामी परिवार। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें 10 के 10 याद रखने हैं, क्योंकि इसमें जब भौगोलिक क्षेत्र पूछा जा रहा है तो ये पूछा जा सकता है कि जो भारोपीय परिवार है, द्रविड़ परिवार है, ये कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, या इसमें से ये पूछ लिया जाए ये सामी हामी परिवार किस में आता है या काकेशी परिवार किस में आता है, ठीक है। तो यूरेशिया के अंतर्गत 10 परिवार देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो भारोपीय परिवार है या हमारी जो आर्य भाषाएं हैं वो हमारी इसमें देखने को मिलेंगी भारोपीय परिवार के अंतर्गत, ठीक है। अब हम दूसरा भी देख लेते हैं, कौन सा है दूसरा? हमारा अफ्रीका भूखंड। तो अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा परिवार देखने को मिलते हैं? तो इसके अंतर्गत है सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होन्ते तोंत परिवार, बुशमैनी परिवार। ये अफ्रीका भूखंड के जितने भी क्षेत्र हैं, तो उस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिवेश है वहाँ के आधार पर इन परिवारों के नाम रखे गए हैं। वहाँ की जो भाषाएं हैं बोली जाती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही बोली जाएंगी। इसके बाद हमारा तीसरा जो आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड। तो इसमें क्या है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो भी प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत जो भी क्षेत्र लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषा परिवारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहली कौन सी आती है? हमारी मलय पॉलिनेशियाई परिवार। उसके बाद हमारा आता है पापुई परिवार। तीसरा हमारा आता है ऑस्ट्रेलियन परिवार। ये महत्वपूर्ण है, अगर पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियन परिवार यानी कि भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में बोला जाता है, तो किसमें बोला जाता है? प्रशांत महासागरीय भूखंड में। और चौथा जो परिवार है इसमें हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार।
तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरेशिया में क्या है, इसमें यूरोप और एशिया दोनों में क्या है, भारोपीय परिवार में दिया गया है। लेकिन जो प्रशांत महासागरीय भूखंड है इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार को सम्मिलित किया गया है। अब आगे चलते हैं, हमारा चौथा जो परिवार है अमेरिका भूखंड परिवार, तो इसमें सिर्फ हमारा एक ही परिवार देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, अमेरिकी परिवार। तो ये हुए हमारे 4 भौगोलिक क्षेत्र, और इन 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भाषा परिवार हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो इन सब में लिखे हुए हैं। तो पहले यूरेशिया में हमारे कितने भाषा परिवार देखे हमने, 10 देखे, और अफ्रीका में कितने देखे हमने, 3 देखे, और वहीं प्रशांत महासागरीय भूखंड में हमने कितने परिवार देखे हैं, तो यहाँ पे हमने कितने देखे, 4 देखे हैं। तो अमेरिका भूखंड में कितने हमने देखा, 1 परिवार। तो कुल मिलाकर कितने परिवार हो गए हमारे, 18 परिवार। तो अब यहाँ से हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण परिवार देखना है या हमें पढ़ना है, जिसके विषय में चर्चा करनी है, तो वहाँ से कौन सा परिवार देखेंगे हम, पहले देखेंगे भारोपीय परिवार, यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार। तो इसके जो है अन्य नाम भी हैं, जिसके अंतर्गत इंडो जर्मेनिक परिवार, आर्य परिवार, भारत हिंदी परिवार भी इसे कहा जाता है। अब बात करें भारोपीय परिवार की शाखाओं की, तो भारोपीय परिवार की शाखाएं कितने वर्ग में विभाजित हैं, ध्वनि के आधार पर। इसमें जो भारोपीय परिवार की जो शाखाएं हैं वो ध्वनि के आधार पर 10 भागों में विभाजित हैं, जिसे शतम या सतम और कैंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहले हम देखें शतम वर्ग, तो इसमें कौन सी आती है, इस वर्ग में हमारी भारत और ईरानी यानी कि आर्य, इसमें ये भाषा आ जाती हैं। उसके बाद बाल्टो स्लाविक भाषा, ठीक है, इसके बाद आर्मीनी भाषा, और नंबर 4 पे आपकी कौन सी आती है, अल्बानी या इलीरियन भाषा। अगर हम कैंतुम या केतुम वर्ग की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हम जर्मनिक, जिसे ट्यूटोनिक भाषा कहते हैं, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक आदि भाषाएं आती हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जो हैं, जो एक विद्वान या भाषा वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार भारत ईरानी के 3 उपवर्ग का उल्लेख किया गया है। इन्होंने जो भारत ईरानी जो भाषा है ना, उसे 3 उपवर्गों में बांटा है। तो सबसे पहला वर्ग कौन सा आता है हमारा, ईरानी, दूसरा आता है हमारा दरद, और तीसरा आता है हमारा भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि यहीं से हमारे अपभ्रंश की या हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम आगे की चर्चा करेंगे तो किस पे करेंगे, भारतीय आर्य भाषाओं पे। ठीक है, तो हम अब भारतीय आर्य भाषाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तो भारतीय आर्य भाषाओं को कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। तो अब 3 चरण कौन कौन से पहले वो देखते हैं, जिसमें प्राचीन आर्य भाषाएं आएंगी, ये हमारा पहला चरण है। दूसरी भाषा देखें मध्यकालीन आर्य भाषा, तो ये हमारा कौन सा चरण है, दूसरा चरण है। और तीसरा जो हमारा चरण है वो क्या है, आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राचीन आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आई थी हमारी। तो प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृत देखने को मिलती है। तो वैदिक संस्कृत क्या है, जिसमें वेद, उपनिषद या पुराण लिखे गए थे। तो ये क्या है, हमारी वैदिक संस्कृत है। अब बात करें कि लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, तो लौकिक संस्कृत वह संस्कृत कहलाती है जिसमें हमारे महाकाव्य, नाटक, जिसमें कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और मेघदूत, और जो उन्होंने रचनाएं की वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत की। इसके अतिरिक्त एक भवभूति को भी देखते हैं, जिन्होंने उत्तम रामचरितम की रचना की। तो जो महाकाव्य या नाटक जो लिखे गए थे वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे। अब हम इनकी समय दृष्टि को देखते हैं। तो जो हमारा वैदिक संस्कृत है उसका टाइम पीरियड कितना था, तो इसकी जो टाइम पीरियड था 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। कितना है, 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। वहीं हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत की, तो ये कितना है, 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब आते हैं अपनी मध्यकालीन आर्य भाषाओं पर। तो ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत कितनी भाषाएं देखने को मिलती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तथा अपभट्ट, जिसे हम आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाली। इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। उसके बाद बात करें हम प्राकृत की, तो प्राकृत का जो टाइम पीरियड है कितना है, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। हम बात करते हैं अपभ्रंश की या अपभट्ट भाषा की, तो इसका टाइम पीरियड है 500 ईस्वी से लेकर
1000 ईस्वी तक। अब हमारा आता है आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? तो आधुनिक आर्य भाषाएं वह भाषाएं हैं जो आधुनिक रूप में या वर्तमान समय में बोली या समझी जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इसके अंतर्गत हमारी महत्वपूर्ण भाषा क्या है? हिंदी, इसके बाद बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं या बोलियां देखने को मिलती हैं। तो इनकी अगर समय अवधि की बात करें तो 1000 ईस्वी से लेके वर्तमान तक, ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक जो भाषाएं बोली जा रही हैं और जो, ठीक है, आगे बोली जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगे? हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरणों को देखा है, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन आर्य भाषाओं की चर्चा की, उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं उनके बारे में देखा, उसके बाद हमने किस टाइम पीरियड क्या है वो देखा, ठीक है। इसी के साथ हमने मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में भी चर्चा की। अब हम आते हैं अपने जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, कौन सी भाषा? अपभ्रंश की भाषा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपभ्रंश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि बताया मैंने कि अपभ्रंश का जो कालावधि है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर कितनी है? 1000 ईस्वी तक। अब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश के अन्य क्या क्या नाम हैं, ठीक है, जो अलग अलग विद्वान हुए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने अपने अपने तौर से अलग अलग नाम दिए हैं इन्हें। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं व आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। जैसा कि मैंने आगे बताया ही था, ये जो अपभ्रंश है हमारी वो कौन सी भाषा है? मध्यकालीन आर्य भाषा है। लेकिन जहां अपभ्रंश का अंत होता है वहीं कहां से हमारी आधुनिक भाषा स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है? बीच की कड़ी भी कही जाती है। अब हम यहाँ बात करते हैं अपभ्रंश के अन्य नाम, यानी किन नामों से अपभ्रंश को जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें अवहंस, ठीक है, उसके बाद इसे विभ्रष्ट भी कहा जाता है, जिसे किसने कहा है? भरत मुनि के अनुसार इन्होंने अपभ्रंश को विभ्रष्ट का नाम दिया। अगर हम बात करें आभीर, तो आभीर किसने कहा है अपभ्रंश को? तो दंडी ने इसे आभीर कहा, इसके साथ ही कीथ ने। तो कीथ का क्या मानना था कि ये आभीर कौन होते हैं? जो आभीर या अपभ्रंश, इन्होंने अपभ्रंश को आभीर नाम दिया, तो ये क्यों दिया? इनका मानना था कि ये अभीरों और गुर्जरों की भाषा है, ठीक है। उसके बाद अबहट, औहट, अवहट, पटमंजरी, ग्राम भाषा, जिसे ग्राम भाषा किसने कहा अपभ्रंश को? बाघभट्ट या हेमचंद्र ने। किसने? बाघभट्ट या हेमचंद्र ने। अगर मुद्रणा भाषा किसने कहा है? तो ये थोड़ा, ये जो भाषा है ये किसने कही है? ये किशोरीदास वाजपेयी जी ने कही है। हम बात करते हैं कि जो अपभ्रंश आई उसके क्या प्रमाणिक, अब हम बात करते हैं कि अपभ्रंश के जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया, या उसके कहाँ कहाँ पर प्रमाण मिले हैं, कहाँ कहाँ पर प्रमाण मिले हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के रूप में किया गया है, ठीक है। तो कुछ विद्वान हैं जो क्या मानते हैं कि पतंजलि ने अपना जो महाभाष्य था या उनका जो ग्रंथ था उसमें इन्होंने अपभ्रंश का प्रयोग किया है। किस रूप में? अपशब्द के रूप में, यानी कि इन्होंने अपभ्रंश को अपशब्द कहा है, ठीक है। उसके बाद हम भर्तृहरि के वाक्यपदियम में देखते हैं। इनके अनुसार सर्वप्रथम व्याड़ी ने इनका जो व्याड़ी है उन्होंने लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में अपभ्रंश का प्रयोग किया। किसके अकॉर्डिंग? भर्तृहरि ने ये बात की है, जो ये ग्रंथ अभी अनुपलब्ध है। अगर हम बात करें डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी की और भोलानाथ तिवारी जी की, तो इनके अनुसार जो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इनके अकॉर्डिंग किया है किसने? चंड ने, कवि चंड ने, जो 6ठी सदी के कवि रहे हैं। और इनका जो ग्रंथ है, उनके ग्रंथ का क्या नाम है? प्राकृत लक्षण। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो कवि चंड ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट को, यहाँ पर बताया गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इन्होंने क्या माना है? इन्होंने क्या माना है कि अपभ्रंश का जो प्रयोग है वो किसने किया? तो इन्होंने ना तो पतंजलि को माना है, ना इन्होंने ब्याडी को माना है, ना चंड को माना है। इन्होंने माना है कि बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने
जो अपभ्रंश का जो प्रमाणिक जो साक्ष्य माना है वो भल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख को माना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जिसमें भल्लवी के राजा धारसेन ने पिता गुहसेन को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का कवि कहा है, जो किसमें लिखा है, अपभ्रंश भाषा में लिखा है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भल्लवी के राजा धारसेन के शिलालेख पर अपभ्रंश के क्या मिलते हैं, हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अपभ्रंश के भेदों की। तो अपभ्रंश के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे ऐसे तो कई विद्वानों ने अपभ्रंश के अपने अपने तरीके से भेद बताए हैं, पर जो जिसमें सर्वसम्मति देखने को मिलती है तो मार्कंडेय जी के ग्रंथ प्राकृत सर्वस्व के अनुसार अपभ्रंश के 3 वेद हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा वेद आएगा नागर। नागर के अंदर क्या आएगा, गुजरात की बोली, यानी कि नागर अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, गुजरात की बोली की। वहीं उपनागर से किसकी उत्पत्ति हुई है, उपनागर अपभ्रंश से राजस्थान की बोली की, और ब्राचट से सिंध की बोली की। तो यहाँ पे हमने इसके वेदों को जाना। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। ठीक है, तो अपभ्रंश के कौन कौन सा क्षेत्र रहा और कैसे इसका विस्तार हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो अपभ्रंश के क्षेत्रीय वेद प्राकृत क्षेत्रीय वेद के समान है। आधुनिक आर्य भाषा का उद्भव अपभ्रंश के क्षेत्रीय वेदों से हुआ है। मतलब कि जो हमारी आधुनिक जो आर्य भाषा में देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, ठीक है, जो भी बोलियां हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उत्पत्ति का जो एक आधार रहा है वो क्या रहा है, अपभ्रंश ही रहा है। इसीलिए अपभ्रंश को क्या है, आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी कहा गया है, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा गया है। तो हम देखते हैं कि अपभ्रंश की उत्पत्ति किससे हुई और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंटों को देखेंगे। सबसे पहले है प्राकृत के क्षेत्रीय वेद। ठीक है, तो प्राकृत का जो क्षेत्रीय वेद है, पहला क्षेत्रीय वेद क्या है, सौरसेनी प्राकृत। ठीक है, इसी से किसकी उत्पत्ति हुई, सौरसेनी अपभ्रंश की। ठीक है, अब सौरसेनी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें कौन सी आएगा, हमारी पश्चिमी हिंदी आ जाएगी, हमारी राजस्थानी हिंदी आ जाएगी, पहाड़ी आ जाएगी और गुजराती आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा दूसरा प्राकृत का क्षेत्रीय रूप के प्राकृत। ठीक है, यहां से हमारा के अपभ्रंश की उत्पत्ति होती है और के अपभ्रंश से हमारी लहंदा जो भाषा या बोली है उसकी उत्पत्ति होती है। तीसरे पे चलते हैं टक प्राकृत पे। तो टक प्राकृत के अंतर्गत टक अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। उसके बाद इस अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई, पंजाबी की। ठीक है, पंजाबी भाषा की या बोली की उत्पत्ति हुई। अब ब्राचड़ प्राकृत को देखते हैं, वहां से किसकी उत्पत्ति हुई, ब्राचड़ अपभ्रंश से, और इससे किसकी हुई, सिंधी की। ठीक है, वहीं हम चलते हैं महाराष्ट्रीय प्राकृत। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किसकी हुई, मराठी भाषा की हुई। उसके बाद चलते हैं मागधी पे। तो मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और मागधी से किस किस की उत्पत्ति हुई है, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आदि बोलियों की उत्पत्ति हुई। अब अर्धमागधी पर देखते हैं। तो अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और इससे किसकी हुई, हमारी पूर्वी हिंदी की। और अगर हम देखें कि प्राकृत का एक और क्षेत्रीय रूप देखने को मिलता है पैशाची प्राकृत, तो इसके अंतर्गत हमें कोई अपभ्रंश देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम देखें तो अपभ्रंश के कितने क्षेत्र हैं, तो 7 क्षेत्र हैं। ठीक है, और उन्हीं से ही क्या है, हमारे आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति हुई। अब हम चलते हैं अपभ्रंश के साहित्य की ऊपर कि अपभ्रंश भाषा में कौन सा कैसा साहित्य लिखा गया है, तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लें। तो 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना जाता है। ये कथन किसने कहा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये। तो ये कथन किसने कहा है, डॉक्टर हरदेव बहारी ने क्या कहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें अपभ्रंश के साहित्यकारों को देखें जिन्होंने अपभ्रंश में अपनी रचनाएं लिखी या काव्य को लिखा, तो सबसे पहले आते हैं पंडित दामोदर। इन्होंने युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि कौशल भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, जिसे इन्होंने क्या कहा था, अपभ्रष्ट कहा। अब हम बात करते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर की। तो इन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अपभ्रंश के रूप में अवहट्ट शब्द को सर्वप्रथम लाया। ठीक है, इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा, अवहट्ट कहा है। हम बात करें जौहिंदी या योगेंद्र की, इन्होंने परमात्म प्रकाश, योगासार,
की रचना की। इसके साथ ही ये क्या माने जाते हैं, दोहा छंद के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम दोहा की छंद की उत्पत्ति की या प्रयोग में लाए। अब बात करते हैं स्वयंभू की। तो स्वयंभू की जो रचना है उसके अंतर्गत पयमचरो, जिसमें 5 कांड हैं, ठीक है, 83 संधियों का प्रयोग किया गया है और ये अपभ्रंश का क्या है, आदि काव्य कहलाता है। इसके अलावा रिठे मणि चरऊ और स्वयंभू छंद की भी रचना की है। स्वयंभू चरऊ को जैन परंपरा का प्रथम कवि, अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभकर्ता के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही इन्हें अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि, व्यास और कालिदास भी कहा जाता है। अब देखें तो कालिदास किसने कहा है, डॉक्टर भयाड़ी ने कहा है। किसने, डॉक्टर भयाड़ी ने कहा है। बात करते हैं पुष्यदंत की। तो कुछ कुछ जगह पे इन्हें पुष्यदंत, पुष्पदंत भी कहा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी रचना की, 63 महापुरुष गुणालंकार की, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है और एक जिसमें कितनी संधियां हैं, 120 संधियां हैं। इसके अंतर्गत कितने हैं, इसके 2 भाग किए गए हैं। कितने भाग हैं इसके, 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इसके बाद इन्होंने जसहत चरऊ की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, यशधर चरित्र। इसका दूसरा नाम क्या है, यशधर चरित्र। और इसके अलावा रेणु चरऊ की भी रचना की। अब बात करते हैं इनके उपनामों की। तो इन्हें अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक और डॉक्टर भयाड़ी ने इसे भभूति भी कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्पदंत की जो भाषा है या पुष्पदंत की जो भाषा है वो किस प्रकार की है। तो डॉक्टर तगारे के अनुसार इनकी जो भाषा है वो किसकी जननी है, मराठी बोली की जननी इन्होंने कहा है। ठीक है, और इनकी भाषा को भाका की जड़ किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने। इनकी भाषा को भाका की जड़ किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने। अब हम आगे चलते हैं धनपाल पे। तो धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी है, मुंज ने। और इनका अपभ्रंश का पहला जो प्रबंध काव्य है वो किसका है, वो भी किसका है, धनपाल का है, जिसका नाम क्या है, भविष्यत तत् कहा। इसका संपादन किसने किया था, डॉक्टर याकोबी ने, डॉक्टर याकोबी ने। आगे चलते हैं हम जिनदत्त सूरी पर। तो जिनदत्त सूरी की अगर हम रचना की बात करें तो उपदेश रसायन रास इनकी रचना है, जो 1114 ईस्वी में लिखी गई। यह 80 पदों का नृत्य गीत और रासलीला काव्य है। हम चलते हैं अब्दुल रहमान या अधमाण पे। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है जिसके इनके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, संदेश राशक, जिसे अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यह अपभ्रंश का एक अंश है। तो ये जो इनका संदेश राशक है ये प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है, यानी कि प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। यह 12वीं शती उत्तरार्ध या 13वीं शती के पूर्वार्ध में लिखा गया। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इनकी भाषा को, यानी कि संदेश राशक की जो भाषा है उसे संक्रांतिकालीन भाषा किसने कहा, तो किसने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। किसने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अब चलते हैं मुनि राम सिंह के पास। तो मुनि राम सिंह की जो रचना है कौन सी है, पाहुड़ दोहा। ठीक है, इसके साथ ही इन्हें अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश का रहस्यवादी कवि कौन है, तो जो सबसे ज्यादा रहस्यवादी कवि है, रहस्यवाद देखने को मिलता है तो मुनि राम सिंह की रचनाओं में ही देखने को मिलता है। हम चलते हैं हेमचंद्र पर। तो हेमचंद्र की रचनाओं को देखें, काव्य अनुशासन, शब्दानुशासन, छंदोनुशासन, योग शास्त्र और कुमारपाल चरित्र परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुमारपाल चरित्र है तो ये प्राकृत काव्य, किंतु इसमें अपभ्रंश का कुछ पदों का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसे लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हेमचंद्र को का जो उपनाम है, हेमचंद्र को क्या कहा गया है अपभ्रंश में, तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा गया है। शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण है, इसमें इन्होंने संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, यानी कि तीनों भाषाओं को इन्होंने शब्दानुशासन में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे हमने हेमचंद्र को भी लिया है। आगे चलते हैं विद्यापति। तो इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका जो कि अवहट्ट में लिखी गई है। सोम प्रभु सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिबोध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है क्योंकि ये नेट में भी पूछी गई थी, जो अभी एग्जाम हुआ है दिसंबर वाला। ठीक है, उससे पहले भी ये पूछी गई थी।
तो ये किस किस में लिखी गई है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में, ठीक है। और इसकी रचना कब हुई थी? 1184 में। अब बात करते हैं जैनाचार्य मेरुतंग की। तो प्रबंध चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, इसके विषय में भी यूजीसी नेट में ही पूछा गया था, ठीक है, कि प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो कौन है? जैनाचार्य मेरुतंग। तो रचना कब की गई थी? 1304 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमने अपनी इकाई 1 के अंतर्गत जो उसका पहला बिंदु था, हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, उन सबको देखा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे साहित्य को भी दिखाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ रचनाओं के बारे में और लेखकों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हमने साहित्य को भी दिखाया है। तो यहाँ पे आपका इकाई 1 का पहला शीर्षक पूर्ण होता है।